गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं ए के मेहता आपके समक्ष जो लगातार सीरीज चला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, और जो पीजीटी का एग्जाम होने वाला है 15 को, ठीक है, उसके संबंध में सीरीज के अन्य चरण, अगले चरण में हम आ रहे हैं। और अगले चरण में अब तक हमने 955 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कशन कर लिया था। 956 क्वेश्चन से हम आगे डिस्कशन करेंगे और सारे वीडियोज आपके पास अवेलेबल है। एक लंबी श्रृंखला चल रही है हमारी, ठीक है। अब परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 956 में, तब परमाणु अप्रसार संधि की विशेषता नहीं है। अच्छा, एनपीटी के तहत परमाणु संपन्न देशों की परिभाषा तय की गई है, और जिसके तहत 1 जनवरी 1967 के बाद, के पहले 1 जनवरी 1967 के पहले जिसने परमाणु हथियार बना लिए हैं, निर्माण कर लिया या परमाणु परीक्षण कर लिया है, उसी को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना जाएगा। इसीलिए यह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की परिभाषा देता है। आईएईए इन देशों का निरीक्षण नहीं करता है, ये भी सत्य है। यह अपनी रिपोर्ट जो है, आईएईए अपनी रिपोर्ट जो है यूएनएससी को देता है, और यूएनएससी में 5 सदस्य राष्ट्र हैं जो परमाणु सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य राष्ट्र है। ऐसे तो टोटल यूएनएससी में 15 हैं, टोटल 10 और 5 है। 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई है। और हमने पहले वीडियोज में भी चर्चा किया है कि 10 अस्थाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में नियुक्त होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। और पांचों अस्थाई सदस्य को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया है, ठीक है। तो आइए, तकनीकी हस्तांतरण इन्हीं देशों के बीच होगी, और जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर रखा है वही एनएसजी के सदस्य माने जाएंगे, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य माने जाएंगे। भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है, इससे भारत एनएसजी का भी सदस्य नहीं है। लेकिन भारत और जापान को यह छूट है कि यह दूसरे देशों के साथ परमाणु समझौता कर सकता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में 2008 में एक परमाणु समझौता भी हुआ था, और जो 2009 में लागू हुआ। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, ठीक है। और अमेरिका ने अपने 123 हाइड एक्ट में कानून में परिवर्तन किया था। क्लियर? यह तो करा नहीं है। यह तीनों कथन सत्य है बंधु, इसलिए यह आंसर क्या हो जाएगा? करा असत्य पूछना नहीं तो ई हो जाएगा इसका आंसर। निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन चुने। अच्छा, अभी मैंने कहा ना कि भारत एनपीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है, यहाँ करा है, यहाँ होगा नहीं है। भारत आपूर्ति करता समय एनएसजी में शामिल नहीं है, ये सत्य है। भारत एमटीसीआर का सदस्य राष्ट्र है, नहीं। हाँ, भारत एमटीसीआर का सदस्य राष्ट्र 2016 में बना है। भारत एमटीसीआर का सदस्य राष्ट्र 2016 में बना है। इसका मतलब होता है मिसाइल ट्रांसफर कंट्रोल रिजीम। इसके तहत जो मिसाइल जो होगा, उसी यह संधि, उसी जो ये इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं, वह सदस्य राष्ट्र मिसाइल ट्रांसफर उन्हीं के बीच करेगा जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर कर लिया है। इस संधि के तहत 300 किलोमीटर मार करने वाले और 500 किलोग्राम भार क्षमता वाले, 300 किलोमीटर मारक और 500 किलोमीटर भार क्षमता वाले जो वारहेड लेकर के जाएगा, ठीक है, उसी पर यह लागू होगा। भारत लंबे समय तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। भारत को ट्रांसफर, खास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा था। इसीलिए भारत को चाहिए था क्रायोजेनिक इंजन। जब भारत 90 के दशक में जब क्रायोजेनिक इंजन भारत को चाहिए था, तो भारत ने रसिया के साथ समझौता भी किया था, लेकिन एमटीसीआर का सदस्य नहीं होने के कारण क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिल पाया था। और क्रायोजेनिक इंजन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में भी होता है, और क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग मिसाइल में भी होता है। और मिसाइल आईसीबीएम में, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भी इसका प्रयोग होता है। और याद कीजिएगा, जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। तो भारत इसका सदस्य राष्ट्र 2016 में बना है, तो यह सत्य है। लेकिन कह रहा है कि कौन सा असत्य कथन चुनना है, तो ए असत्य कथन है। तो 957 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
958 नंबर क्वेश्चन में आए तो किस संधि द्वारा परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित किया गया है? किस संधि द्वारा परमाणु परीक्षण? देखिएगा, यह है लिमिट टेस्ट बैन ट्रीटी। यह है लिमिट टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि लिमिट रूप से, सीमित रूप से परमाणु परीक्षण पर रोक लगाता है, परमाणु परीक्षण की आज्ञा देता है। पीटीबीटी पर भारत हस्ताक्षर करता है 1963 में। भारत ने पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया था। और सीटीबीटी जो 1996 में आया था, भारत इसे परमाणु भेद नीति मानता है। भारत इसे परमाणु भेद नीति मानता है, भेद नीति मानता है। क्लियर? इसलिए भारत ने यह जो संधि है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, यह परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित लगाता है। ये सीटीबीटी जो 1996 में आया था, तो सी इसका सही आंसर है। और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता सदस्य राष्ट्र नहीं है। क्लियर? किस संधि को ना परमाणु रंगभेद, अभी मैंने कहा ना कि परमाणु रंगभेद मानता है, तो किस संधि को भारत ने परमाणु रंगभेद की नीति कहा है? सीटीबीटी को परमाणु रंगभेद की नीति कहा है। यह परमाणु अप्रसार संधि है और लिमिट टेस्ट बैन ट्रीटी संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 960 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से संबंधी वार्ताओं में कौन सा मिलान सत्य है? संबंधी वार्ताओं में कौन सा मिलान सत्य है? अगर 960, अच्छा यह जो संधि है, यह व्यापार से जुड़ा हुआ संधि है, यह भी व्यापार से जुड़ा हुआ संधि है। ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिप्स संधि यानी कि पेटेंट को लेकर के यह लागू हुआ था। पेटेंट को मुद्दा, ये इसका प्रमुख मुद्दा पेटेंट था और बहुपक्षीय व्यापार को लागू करने के लिए था, बहुपक्षीय व्यापार को था। यह भी बाली जो इंडोनेशिया में स्थित है, बाली जो इंडोनेशिया में स्थित है, दो है, एक बाली है जो आपका परमाणु वाला भी है, 2013 की बात मैं कर रहा हूं। ये जो बाली जो है वैश्विक व्यापार से जुड़ा हुआ है। जेनेवा संधि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ 2023 वाला। ऐसे जेनेवा संधि माने ना तो कई प्रकार संधियां हैं, जेनेवा संधि है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ वर्ष दिया हुआ है, तो 2023 वाला दिया हुआ। तो कौन सा मिलान सत्य है? ये तीनों सत्य है अगर डेट वाइज करे तो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें पेटेंट को मुद्दा बनाया गया था, इसमें वैश्विक व्यापार को मुद्दा बनाया गया था, और इसमें पर्यावरण को मुद्दा बनाया गया था जिनेवा वाले में। इब्सा के संबंध में उचित कथन है। इब्सा, इब्सा के संबंध में इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या दक्षिण 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 देशों का समूह है। दक्षिण दक्षिण देशों का समूह है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये गलत है। भारत इसका सदस्य राष्ट्र है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना, ये सही है। यह विकसित देशों का संगठन है, नहीं, यह विकासशील देशों का संगठन। तीनों जो आप देश देख रहे हैं वह विकासशील है, इसलिए इसका आंसर डी नहीं होगा बंधु, बी हो जाएगा। इसको करेक्शन कर लीजिए, 961 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 962 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व के विभाजन के रूप में कौन सा मिलान सत्य है? पहली दुनिया, दुनिया को तो चार भागों में बांट दिया था ना विकसित देशों ने, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया। पहली दुनिया में पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया में साम्यवादी देश, तीसरी दुनिया में अल्प विकसित देश, और चौथी दुनिया, तीसरी दुनिया में विकासशील और चौथी दुनिया में अल्प विकसित देश आते हैं। जैसे अफ्रीकन समूह, जो अफ्रीकन जो देश है वो चौथी दुनिया के माने जाते हैं। यह इन्होंने किस तरीके से शोषण किया है विकसित देशों ने, वह आज भी कि अपनी दुनिया को इन्होंने बांट दिया। क्लियर? तो पहली दुनिया सत्य है, दूसरी दुनिया भी सत्य है, तीसरी दुनिया भी सत्य है। अल्प विकसित देश है, आप मान सकते हैं तीसरी दुनिया में ऐसे विकासशील देश शामिल है, और ज्यादातर विकासशील देश अल्प विकसित ही हैं, ये भी मान सकते हैं। एक चौथी और भी कहते हैं एकदम अल्प विकसित में सबसे गरीब देश, ठीक है, एकदम गरीब देश, चौथी दुनिया मान सकते हैं। तो आप इसमें विकासशील देश भी शामिल कर सकते हैं। तीसरी दुनिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार दीजिए। तीसरी दुनिया यानी अल्प विकसित देशों की दुनिया, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय पाया जाता है, सत्य है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है, नहीं।
अधिकतर अफ्रीकन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। ठीक है, आप उसको अल्प विकसित देश में श्रेणी में रख सकते हैं, हालांकि उसको कई लोग चौथी दुनिया के भी देश मानते हैं। तो कई देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं पाई जाती। भारत एक अल्प विकसित देश से ऊपर उठ गया है। ठीक है, अब वो भारत है जो विकासशील में भी उच्चतम स्तर प्राप्त कर रहा है। क्लियर। तो वहां पर कच्चे पदार्थों का निर्यात करता, ये सत्य है, ये सत्य है, करा असत्य कथन चुने, लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं पाई जाती। आज भी वहां पर कबीलाई शासन आपको दिखाई देगा। आप आज भी वहां सत्ता की लड़ाई हमेशा चलती नजर आती है। तो इसका आंसर ऑलरेडी बी हो जाएगा। अच्छा, इनमें चौथी दुनिया का देश माना जा सकता है। अभी मैंने कहा ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी दुनिया, और चौथी दुनिया में तो आप क्या, निर्यात नहीं के बराबर होगा, बात सही है, गरीबी भूखमरी पाई जाएगी, लोकतंत्र का अभाव होगा, यह तीनों सत्य है। भारत चौथी दुनिया नहीं, भारत को भारत अब विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की स्थिति में जा रहा है। और भारत न तो पूंजीवादी व्यवस्था को मानता है, न ही साम्यवादी व्यवस्था को मानता है, ये तो दोनों व्यवस्था का मिश्रित रूप अपनाए हुए। तब भारत को इस आधार पर चौथी दुनिया नहीं मान सकते। ठीक है, तो नहीं माना जा सकता, इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी बी हो जाएगा। क्लियर। नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नवीन अर्थात नियो की बात कर रहे हैं, जो नियो, जो लियो में सुधार के लिए लाया गया था। तब ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली, अच्छा, ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली के तहत ही लियो बने थे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गैट, बाद में जो गैट है जो 2005 1995 बदल करके डब्ल्यूटीओ बन गया, इस पर आज भी विकसित देशों का प्रभुत्व नजर आता है। क्लियर। तो इसलिए ब्रेटन वुड्स समझौता के लियो स्थापित हुआ था। आज उसमें सुधार की किया जाता है कि नहीं, तो नियो जो है इसमें सुधार की मांग करता है। एमएनसी कंपनियों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण की बात करता है और कहता है कि तकनीकी हस्तांतरण किया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विकसित देश आज भी तकनीकों पर अपना राज समझते हैं, वह देना नहीं चाहते। यह तीनों कथन सत्य है बंधु, तीनों मुख्य उद्देश्य है। इसलिए यह नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का, इसलिए आंसर ऑलरेडी क्या है, तो डी है। आप वही देखिए अगला क्वेश्चन 966 नंबर वाले क्वेश्चन, लियो उदार आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत। नियो पुराने आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन की बात करता है, ये भी सही है। और नाम जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्वतंत्र विदेश नीति है, तो ये तीनों सही है बंधु, इसलिए आंसर डी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन के संबंध में, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो चला था ना, यह सूडान और अफगानिस्तान पर चला था। सूडान और अफगानिस्तान में 1998 में हुआ था, और उस समय बिल क्लिंटन सत्ता में थे। बिल क्लिंटन सत्ता में थे, उन्होंने अफगानिस्तान, सूडान के फार्मा इंडस्ट्री को ये टारगेट किया था, और उन्होंने अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों को टारगेट किया था, और उसमें क्रूज मिसाइल का प्रयोग हुआ था, क्रूज मिसाइल का प्रयोग हुआ था, बड़ा चर्चा में आया था क्रूज मिसाइल। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच उसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है 1991 में आया था, और यह इराक के खिलाफ आया था, इराक के खिलाफ आया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जब कुवैत पर इराक ने हमला किया था, तो 1991 में इसी को खाड़ी युद्ध भी हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के खिलाफ लाया गया था 1991 में कुवैत हमला के विरोध में। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए लाया गया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए लाया गया था, और ये 2003 में लाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वह भी आपको
अफगानिस्तान के 9/11 जो घटना है, 9/11 घटना, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो है अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। क्लियर। और अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था, अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था, और उस पर हमला हुआ था अलकायदा पर मिसाइल से। क्लियर। तो यह हुआ था 9/11 घटना के बाद 2001 में। अब जोड़ लीजिए, तो पहला 98 ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, फिर डेजर्ट स्टॉर्म 1991, फिर आपका आपका आ गया, तो पहला आ जाएगा डेजर्ट स्टॉर्म, दो, एक, फिर इराकी फ्रीडम और फिर अलकायदा। तो आप जोड़ लीजिएगा इसमें क्या होगा, तो देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, तो 2 1 4 3। क्लियर। तो आंसर आ जाएगा 2 1 4 3। और वही क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चंस देखिए, इनमें से कौन सा मिलान सत्य है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो है वह अलकायदा के खिलाफ आया था अभी। ठीक है। इराकी फ्रीडम कह रहा कौन सा मिलान सत्य है। और अभी हमने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच की चर्चा की, ऑपरेशन इन डेजर्ट स्टॉर्म की चर्चा किया, और इराकी फ्रीडम की चर्चा किया। क्लियर। तो ये तीनों कथन सत्य है। इनफाइनाइट रिच भी जो है, जो आपका इंड्यूरिंग फ्रीडम अलकायदा के खिलाफ था, इनफाइनाइट रिच नहीं था। इनफाइनाइट रिच अफगानिस्तान में और सूडान पर जो था। ठीक है। तो बी और सी सही है, बी और सी सही है 1991 में। और इराकी फ्रीडम जो हुआ था सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए हुआ था। तो यह हुआ। और यह जो अलकायदा वाला नहीं है, यह अफगानिस्तान के क्षेत्र पर हमला हुआ था, कुछ प्रांत पर, और यह जो हुआ था सूडान पर। ठीक है। तो अभी मैंने चर्चा किया इस पर, तो जरूर देख लीजिएगा एक बार। क्लियर। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का संबंध है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो चला था अफगानिस्तान पर चला था, और अलकायदा के खिलाफ हुआ था, और अलकायदा पर 9/11 हमला हुआ था। अलकायदा ने जो 9/11 हमला किया था ना, उसके खिलाफ यह चला था। ठीक है। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का संबंध 9/11 हमला से होना चाहिए। ठीक है। 9/11, लेकिन करा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का संबंध है। तो अलकायदा पर जो हमला हुआ, अलकायदा पर हमला हुआ था, ये चलाया था अमेरिका ने, अलकायदा के खिलाफ लाया गया था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है। और यह चला था 9/11 हमला के बाद, लेकिन करा ऑपरेशन किसने चलाया, तो 9/11 हमला नहीं माना जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी ठीक कर लीजिएगा, ई हो जाएगा। अगर ये कहता कि अफगानिस्तान के खिलाफ तब सही होता, हाँ, 9/11 हमला कारण बना था, ये जरूर है। तो इसका आंसर ऑलरेडी ई होगा। इनमें से कौन सा क्षेत्र काकेशस प्रांत माना जाता है। काकेशस क्षेत्र यूरोप और एशिया को जोड़ने का कार्य करता है। काकेशस क्षेत्र जो है यूरोप प्लस एशिया के बीच के मध्य बिंदु है, जो जोड़ने का काम करता है, जिसमें जॉर्जिया तो आता है, जॉर्जिया उसका क्षेत्र है। मालदीव नहीं है, मालदीव तो भारत के पड़ोसी है, समुद्री पड़ोसी है। कजाकिस्तान मध्य एशिया के तहत आता है, बेलारूस नहीं है, अजरबैजान है उसमें। ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा क्षेत्र माना जाता है, तो जॉर्जिया तो है, लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे तो इस सब में है जॉर्जिया ही, सिर्फ इसके अनुसार जॉर्जिया ही काकेशस क्षेत्र के तहत माना जाएगा। तो इसका आंसर ऑलरेडी ई हो जाएगा। क्यूबा मिस संकट के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति थे, क्यूबा संकट के दौरान। और क्यूबा संकट कब हुआ था, 1962 में। क्या था, तो यूएसएसआर द्वारा क्यूबा जो अमेरिका का जो पड़ोसी है, क्यूबा मिसाइल स्थापित किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। तब फिदेल कास्त्रो उस समय वहां के राष्ट्रपति थे। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 972 नंबर क्वेश्चन, मार्शल योजना, डोमिनो सिद्धांत, नाटो की स्थापना, वार्सा का निर्माण। इस संबंध में यदि क्वेश्चंस को देखें, इस संबंध में यदि क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको अलग अलग, तो मार्शल योजना और नाटो, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, वार्सा पैक्ट इसके बाद बना था, डोमिनो सिद्धांत वियतनाम के खिलाफ लाया गया था।
वियतनाम के खिलाफ डोमिनो सिद्धांत लाया था और ग्रीस और तुर्की को सैन्य सहायता दी गई थी। और यह डोमिनो सिद्धांत ट्रूमैन सिद्धांत से ही प्रभावित था। ट्रूमैन सिद्धांत से ही डोमिनो सिद्धांत प्रभावित था। पहले मार्शल योजना लाया गया था। 1975 के आसपास डोमिनो सिद्धांत आया था। वार्सा पैक्ट उसके बाद आया था। तो मार्शल योजना पहले होगा। नाटो 1949 में बना था। क्लियर। तो इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हेनरी किसिंजर, हाल ही में हेनरी किसिंजर साहब की मृत्यु हुई। और हेनरी किसिंजर जो है विदेश मंत्री रहे हैं हेनरी किसिंजर। और विशेष करके इनका चाइना की तरफ बड़ा झुकाव रहा है हेनरी किसिंजर का। भारत के तो वो देखना ही नहीं चाहते थे। भारत से इनका संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे। यह अमेरिका से संबंध, अमेरिका के विदेश मंत्री थे। देतांत का मतलब होता है तनाव शैथिल्य। देतांत का मतलब होता है तनाव शैथिल्य। ठीक है। और यह जर्मनी और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी पर के सहयोग को बढ़ावा दे रहा था। देतांत का मतलब तनाव शैथिल्य से है। और यूएसए और यूएसएसआर के बीच आया था। और क्योंकि यूएसए पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, यानी कि पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, और पूर्वी जर्मनी जो है साम्यवादी व्यवस्था को मानता था। यानी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी में, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच के सहयोग को बतला रहा है यह क्वेश्चन। यह तनाव शैथिल्य, दितांत का मतलब तनाव शैथिल्य है। इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी ए है। क्लियर। प्रस्तुरिका का संबंध पुनर्संरचना है। अभी मैंने कुछ देर पहले पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि उसमें बताया हुआ है प्रस्तुरिका और ग्लोनास का संबंध स्वतंत्रता और खुलेपन से है। तो ग्लोनास का संबंध जो है, प्रस्तुरिका का संबंध जहां पुनर्संरचना है, वह ग्लोनास का संबंध खुलापन है। इसको मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार नीति के रूप में लागू किया था। सुधार नीति के रूप में इसको लागू किया था। ठीक है। और यह लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ और अंत में यूएसएसआर है जो 15 भागों में टूट गया। शीत युद्धोत्तर, यानी शीत युद्ध के बाद की स्थिति, 976 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शीत युद्धोत्तर विश्व की विशेषता नहीं है। शीत युद्ध के बाद विश्व की विशेषता नहीं। आर्थिक संगठनों के प्रभाव में वृद्धि हुई, ये बात सत्य है। उदारवादी व्यवस्था का विस्तार हुआ और उसके तहत पूंजीवाद का विस्तार हुआ। चीन का उभार हुआ। चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। क्लियर। तो इसमें करा नहीं है, तो तीनों सत्य है बंधु। इसलिए इसमें आंसर ई हो जाएगा। चलिए, ब्रेटन वुड्स के संतान किसको कहा गया है? वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स के संतान कहा गया है। आईएमएफ को। गैट नहीं है, यहाँ पर गैट नहीं है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूटीओ तो ये नहीं होगा, ओईसीडी भी नहीं होगा। तब डब्ल्यू बी और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा संतान कहा गया है। डब्ल्यू बी यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जुड़वा संतान कहा गया है। इसलिए एक और दो हो जाएगा। 1944 में आया था। क्लियर। शीत युद्ध के बाद, कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी कौन सा संगठन अस्तित्व में है आज भी? शीत युद्ध के तो वार्सा समाप्त हो गया है। वार्सा जो यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था, यह भी एक सैन्य संगठन था। यह सैन्य संगठन था, सैन्य समझौता था वार्सा, जो समाप्त हो गया है। सेंटो, एंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी समाप्त हो गया, जिसको बगदाद समझौता कहते हैं, ये भी समाप्त हो गया है। ताकि मध्य एशिया के देशों में, मध्य और ये दक्षिण पश्चिमी एशिया के देशों में है, जो इसमें सुरक्षा साम्यवादी व्यवस्था के विस्तार को रोकने के लिए लाया गया था, ये भी समाप्त हो गया है। नाटो अभी भी है, जो 1949 में बना था। और नाटो हमेशा आप सुनते हैं, एक्चुअली शीत युद्ध के बाद यही एक सैन्य संगठन आज भी कार्य कर रहा है, जो सामूहिक सुरक्षा की, जो अपने देशों के बीच में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को पर स्थापित है। तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कैंप डेविड समझौता। कैंप डेविड व्हाइट हाउस में हुआ था। कैंप डेविड समझौता व्हाइट हाउस में हुआ था। और यह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता हुआ था। कैंप डेविड समझौता इजराइल प्लस
मिस्र के भी, फिलिस्तीन नहीं सॉरी, इजराइल तथा मिस्र के बीच यह समझौता हुआ था। यह 1960 में ही संपन्न हुआ था। यह अमेरिका तथा रूस के बीच नहीं था, इजराइल और मिस्र के बीच समझौता था। इसका मुख्य विषय निशस्त्रीकरण को बढ़ावाना था। इसका मुख्य विषय है जो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था, नहीं, या इसका तहत है जो तनाव को कम करना था। मिस्र और इजराइल के बीच तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के प्रयास से व्हाइट हाउस में यह समझौता हुआ था, कैंप डेविड समझौता 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था। और उस समय जो इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे मेनचेन, उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे, और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वह अनवर सदात थे। अनवर सदात उस समय मिस्र के राष्ट्रपति थे जिनके बीच यह समझौता हुआ था। तो 60 वाला तो ठीक है बंधु, 60 वाला तो ठीक है, निशस्त्रीकरण को नहीं था। यह तनाव को कम करने के शांति संधि थी। यह एक शांति संधि आप बोल सकते हैं, यह एक शांति संधि थी। लेकिन यह अगर कह रहा है कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, तो इसमें घातक हथियारों, इसमें सैनिकों में कमी करने के लिए समझौता लाया गया था। इसलिए इसका यह मुख्य विषय निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना तो नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें यह कह सकते हैं कि दोनों के बीच तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिस्र और इजराइल के बीच कई ये युद्ध भी हुआ था, और उसमें 6 देश भी शामिल हो गए। तो 6 डेज वार भी आप युद्ध जानते हैं, 4 देश शामिल हुआ था, नहीं, इजराइल के खिलाफ। ठीक है, जिसमें मिस्र भी था, आपने जॉर्डन भी उसके खिलाफ लड़ा है, आपने देखिएगा सीरिया भी उसके साथ के खिलाफ लड़ा था, जब फिलिस्तीन को लेकर के, मुद्दे को लेकर के। तो इसमें ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा बंधु, ये होगा। ठीक है, करा सत्य कथन को चुने, 16 मई 1960 को हुआ था। क्लियर। तो इसमें इसका आंसर कह रहा है कि सत्य कथन को चुने, निम्न कथनों पर सत्य कथन को चुने। तो ऑलरेडी इसका आंसर मुझे ए नजर आता है, एक बार आप इसको देख भी लीजिएगा, डी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सिएटो से संबंधित कथन नहीं है। सिएटो से संबंधित, सिएटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सिएटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में लागू हुआ था, बाद में 1955 में सेंटो बना, बाद में 1955 में सेंटो बना। इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था, सत्य है। क्लियर। और इस भारत इसका सदस्य राष्ट्र रहा है, नहीं, भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं रहा है। तो ठीक है, तो क्या कह रहा है, नहीं है, तो भारत का सदस्य राष्ट्र नहीं रहा, ये सत्य है, ये भी सत्य है। बाद में 1954 में बाद में सेंटो बना, जिसको आप बगदाद समझौता कहते हैं या बगदाद संधि कहते हैं। ठीक है, 1955 वाली को भारत का सदस्य राष्ट्र नहीं रहा है बंधु, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 981 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 988 तक क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, जितना तक सामने दिख रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में लेकर के आएंगे। 900 सीएटो संबंधित हो गया। 981 क्वेश्चंस को आइए शीत युद्ध तथा उसके चरणों के में अच्छा, शीत युद्ध के चरण में हमने चर्चा किया था कि 1945 से कौन सा सही है। ऐसे तो 1945 से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, 1953 तक, 52 तक, और 1952 से 1965 तक तृतीय चरण, 1968 तक, 1953 से लेकर के 1968 तक द्वितीय चरण, और तृतीय चरण 1969 से लेकर के 1990 तक। तो ये नहीं होगा बंधु, ये भी नहीं होगा। यह कथन आपको सत्य दिख रहा है। ऐसे 1945 से शुरुआत, ऐसे 46 से ही माना जाएगा कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 45 में तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 46 से ही शुरुआत मानी जाती है प्रथम चरण की। तो यहाँ से आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। शीत युद्ध के प्रथम चरण की विशेषता नहीं है, अर्थात इस दौरान कौन कौन सी घटना हुआ था। ट्रूमैन सिद्धांत इसी दौरान लागू हुआ था, जिसके तहत जिसके तहत है जो आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी, आर्थिक सहायता दी जाती थी यूरोपियन देशों को साम्यवाद को रोकने के लिए। और यही सिद्धांत
ये आपका साम्यवाद के प्रसार को रोकने के डोमिनो सिद्धांत को इसी का बढ़ावा मिला था। ठीक है। माओ से तुंग में चीन में साम्यवादी दल सत्ता में आया, ये भी सत्य पहले चरण में ही आया था। उसी दौर में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था 1950 में। क्लियर। तो ये सारी घटनाएं 1946 से लेकर के 1953 के अंदर हुआ था, इसलिए यह तीनों कथन सत्य है। इसलिए आंसर ऑलरेडी ई हो जाएगा। करा सत्य असत्य बोल रहा है तो करा विशेषता नहीं, तो तीनों सत्य है बंधु। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ है। इसमें किस विचारक द्वारा शीत युद्ध का नामकरण? लिपमैन। लिपमैन ने ही शीत युद्ध का नामकरण किया था। कुछ कुछ क्वेश्चंस ना आप देखेंगे और इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 984 में। फ्रेड हेलिडे द्वारा शीत युद्ध के समय में कौन सी प्रवृत्ति बताई गई है? फ्रेड हेलिडे जो एक प्रमुख भू राजनीतिक विचारक रहे हैं, इन्होंने सैनिक शस्त्रीकरण में वृद्धि की बात कही। बात सत्य है। एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान कह रहा है कि शीत युद्ध के तहत क्या होता है। ठीक है। कौन सी प्रवृत्ति कैसे कहेंगे शीत युद्ध चल रहा है? ध्यान रखिएगा, आज के दौर में आप देखेंगे भारत और ये अमेरिका और चीन के बीच भी एक तरीके का शीत युद्ध का दौर चल रहा है। ठीक है। ये अमेरिका और रसिया के बीच में शीत युद्ध का एक प्रकार का दौर चल रहा है। क्लियर। लेकिन यह बहुत ज्यादा तनावपूर्ण नहीं है। हालांकि सैनिक शस्त्रीकरण में वृद्धि आपको दिखाई देगा शीत युद्ध के दौरान। एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान दिखाई देगा भारत और ये अमेरिका और चीन के बीच आपको दिखाई देगा। तीसरी दुनिया में क्रांतिकारी घटनाओं का होना भी, उस दौर में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, यानी कि बहुत बदलाव भी हो रहे थे तीसरी दुनिया में। यह कह रहा है फ्रेड हेलिडे कहता कौन सी प्रवृत्ति बताई गई? तो तीनों प्रवृत्ति बताई गई है और कहा कि उस दौर को जब इस तरीके प्रवृत्ति दिखाई दे तो हम मानते हैं कि शीत युद्ध का दौर चल रहा है। क्लियर। शीत युद्ध के द्वितीय चरण के संबंध में, शीत युद्ध के द्वितीय चरण के संबंध में असत्य कथन चुनना है। शीत युद्ध के द्वितीय चरण के संबंध में असत्य कथन चुनना है बंधु। सिएटो का गठन सैन्य समझौता था। सिएटो का गठन हेतु सैन्य समझौता किया गया 1954 में। सेंटो की स्थापना हुई थी द्वितीय चरण में 1955 में, और 1954 के बाद सो स्टार्ट हो गया था। ठीक है। बारसा पैक्ट की घोषणा हुई थी, ये भी सत्य है। बारसा पैक्ट की घोषणा 1955 में हुई थी। बारसा पैक्ट की घोषणा 1955 में हुई थी। तो आप देखिएगा तीनों द्वितीय चरण की ही विशेषता है बंधु, द्वितीय चरण की ही विशेषता है। क्लियर। और इसीलिए यह तीनों सत्य है, इसलिए आंसर इसका ऑलरेडी ई हो जाएगा। अरब संघ, इनमें से कौन सा क्रम? अगला क्वेश्चन आते हैं 986 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा क्रम सत्य स्थापना के संबंध में? अरब संघ, नाटो, सीएटो और सेंटो। नाटो 1949 में आया था, सीएटो 1954 में आया था और सेंटो 1955 में आया था। अरब संघ जो आया बंधु, अरब संघ जो बना था वो 1945 में अरब संघ बना था। अरब संघ जो बना था वह 1945 में बना था, और इस अरब संघ में अफ्रीकन देश शामिल थे, अफ्रीकन देश शामिल थे, प्लस इस अरब संघ में अरबियन देश शामिल था। इस अरब संघ में अरबियन देश भी शामिल थे अरब संघ में। ठीक है। और दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश, वही दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश शामिल थे, और पूर्वोत्तर अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका के देश इसमें शामिल थे। अफ्रीकन में दो है, उत्तरी और पूर्वोत्तर अफ्रीका के देश शामिल थे अरब संघ में। यह 1945 में स्थापित हुआ। तो क्रमिक रूप से आप देख लीजिए कौन सा सही है, 45, 49, 54 और 55। तो ये है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो के, अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी दो क्वेश्चन और बचा हुआ है इस वीडियो में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 987 नंबर क्वेश्चन में। नाम तथा सम्मेलन, नाम तथा सम्मेलन के संबंध, नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सम्मेलन के संबंध में गलत मिलान चुनना है। बेलग्रेड 1961 में हुआ था पहला सम्मेलन। सातवां सम्मेलन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। 13वां सम्मेलन भी कुआलालंपुर में ही हुआ था। यह तीनों सत्य है जी, यह तीनों सत्य है। 1961 में हुआ था, सातवां जो हुआ था 1983 में हुआ था, यह 1983 में हुआ था,
और 13वां शो सम्मेलन हुआ था 2003 में हुआ था। ये तीनों सत्य है। करा गलत मिलान चुनना है, ये तीनों सत्य, तो इसका आंसर ऑलरेडी ई हो जाएगा। तीनों सत्य है बंधु। ठीक है। तेरहवा तेरहवा सम्मेलन कुआलालंपुर, जिसको आप मलेशिया की राजधानी है, नई दिल्ली और बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में हुआ था। किस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? हम लोग लगातार पढ़े हैं, 5 जून। ठीक है। यूएनईपी की स्थापना इसी दिन हुई थी, इसी वर्ष, इसी दिन हुई थी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। 989 नंबर वाले क्वेश्चंस में लास्ट वाले क्वेश्चंस देखते हैं, इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एसडीजी, सतत डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्य किस सम्मेलन में तय किए गए थे? ध्यान रखिएगा, सतत विकास की जो अवधारणा आती है वह 1992 में लाई गई थी, और यह अवधारणा लाई गई थी ब्रेटलैंड रिपोर्ट के आधार पर। इसी को ब्रांट आयोग भी आया था, ब्रांट आयोग भी कहते हैं, ब्रेटलैंड रिपोर्ट के स्थापना। इसके बाद रियो 10 सम्मेलन में, रियो+10 सम्मेलन में एमडीजी की स्थापना आई। रियो 20 सम्मेलन में, रियो 20 यानी कि 2012 में, और 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, 2002 में एमडीजी, 2012 में एसडीजी की अवधारणा आई। और पेरिस समझौते में, पेरिस समझौते में इसको लागू किया गया, 2015 में लागू किया गया। पेरिस समझौते में किस वर्ष तय किया गया था? लक्ष्य किस वर्ष तय किया गया? एसडीजी का लक्ष्य, बड़ा कंफ्यूजन है, पेरिस होगा कि रियो होगा। एक्चुअली एसडीजी का लक्ष्य रियो 20 में ही तय किया गया था, लागू हुआ पेरिस समझौता से। इसके तहत 17 आयाम तय किए गए, 17 क्षेत्रों को स्थापित किया गया था। तो एसडीजी से यदि क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से बनेगा। उम्मीद है कि आप लोग को यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसे पहुंचाइए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक को लाभ मिल सके। अगले वीडियोस के लिए हम आगे मिलेंगे अगले क्वेश्चंस को लेकर के। तो आज के लिए धन्यवाद।